फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। नए बने डीजीपी आरएस भट्टी ने कई बातें कही, काफी बड़ी बड़ी बातें कही और बिहारियों के मन में यह बात बैठा दी कि अब बिहार पुलिसिंग का रवैया बदल जाएगा, बिहार पुलिसिंग का तरीका बदल जाएगा, बिहार पुलिस का चरित्र बदल जाएगा और काम होगा, अपराध मुक्त बिहार होगा। यह सब अपनी जगह तो ठीक है, लेकिन अपने पूरे भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि आदमी की यदि कमी है, यदि साधन की कमी है तो वह भी जरूर दी जाएगी, बस शर्त यह है कि आप काम करो, काम करो, काम करो, अपराधियों को खदेड़ो, अपराधियों को भगाओ, अपराधियों को दौड़ाओगे तो अपराध कम होंगे। तो सवाल यह उठता है कि थानों में न आदमी है और न साधन है। मैं कुछ रोचक बात आपको बतलाऊंगा जिसके प्रमाण तो कतई किसी के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जब आप अनौपचारिक बातचीत करेंगे पुलिस पदाधिकारियों से, थानेदारों से, तो कई बातें खुलकर सामने आती हैं। हम पूरी बात आपको इस वीडियो में बतलाएंगे कि बिहार पुलिसिंग की असली कमी क्या है, जहां न सरकार का ध्यान है और न डीजीपी जो बने हैं पूर्व में उनका ध्यान रहा है। तो नए डीजीपी इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? आखिर पुलिस भ्रष्ट क्यों होती है? पुलिस के जिम्मे जो काम है, जब उस काम निपटाने में जो खर्च होता है वह राशि ही सरकार नहीं देगी, तो सरकार क्या परोक्ष रूप से यह नहीं कह रही कि तुम खुल कर धांधली करो, अवैध कमाओ? चाणक्य ने एक बात कही थी कि यदि किसी व्यक्ति के जिह्वा पर आप मध रख दें और कहें कि इसका स्वाद न चखो तो यह संभव नहीं है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। हम इसी बात का विश्लेषण करेंगे। सवाल यह है कि पुलिस पदाधिकारियों के जिम्मे जितने काम हैं उस अनुपात में न तो मानवबल है और न ही साधन उपलब्ध है और न ही पैसे उपलब्ध है, तो पुलिसिंग कैसे होगी? आप दो प्रमुख घटनाक्रम हम आपको बताएंगे, दो प्रमुख बात आपको बतलाएंगे जिससे क्लियर हो जाएगा कि पुलिसिंग भ्रष्ट क्यों है और पुलिस की क्या मजबूरी है भ्रष्ट बनने की, भ्रष्ट होने की। यह कह देना बहुत आसान है, हम पुलिस का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन उसका भी पक्ष सुना जाना चाहिए, उसका भी पक्ष देखा और परखा जाना चाहिए कि क्या पुलिस जो निचले स्तर पर पुलिस पदाधिकारी हैं, जो थानेदार हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, उनकी क्या समस्या है। अगर समस्याओं का समाधान नहीं निकालेंगे तो समस्याएं रहेंगी और जब तक समस्याएं रहेंगी तो आम लोगों का कल्याण होने से रहा। समस्याओं से नैतिक और सैद्धांतिक तौर पर आंख मूंद लेना भी अनैतिक ही कहा जाएगा और सैद्धांतिक ही कहा जाएगा। इसलिए आवश्यक यह है कि जो बुनियादी समस्याएं हैं उस पर व्यक्ति नजर रखे और उसके सुधार का उपाय डीजीपी स्तर से और सरकार के स्तर पर हो, अन्यथा सारी कवायद बेकार है। आप अपराधियों को भले खदेड़ दें, पकड़ लें, लेकिन थाने भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकते। हम भ्रष्टाचार क्यों है इसकी दो वानगी आपको बतलाएंगे। आप किसी भी थाने में चले जाइए या शहर में चले जाइए, प्रायः जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनका सिस्टम थाना में है या डीएसपी के यहाँ है या इंस्पेक्टर के यहाँ है या किसी पुलिस से संबंधित कार्यालय में है, लगभग खराब है। क्यों खराब है? क्या उनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा? जानबूझकर खराब कर दिए जाते हैं ताकि अनावश्यक जो गतिविधियां होती हैं, जो अनैतिक गतिविधियां हैं, वो न कैमरे में कैद हों, अपनी सहूलियत के लिए बंद कर दिए जाते हैं। आखिर वजह क्या है? यदि सीसीटीवी कैमरे चौराहों पर हैं, काम कर रहे हैं, तो अपराध पर नियंत्रण करना पुलिस के लिए आसान हो जाता है और जब सीसीटीवी कैमरे में कोई अपराधी कैद हो जाए तो उसको पकड़ना भी पुलिस के लिए आसान हो जाता है। यह एक बात है कि सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। पूरे देश में 1 लाख की आबादी पर 155 पुलिसकर्मी है। बिहार की स्थिति क्या है? यहाँ अभी सरकार 155 से 160 पुलिस तक पहुंचाने की कवायद ही कर रही है और वास्तविकता यह है कि बिहार में 1 लाख की आबादी के पीछे मात्र 77 पुलिसकर्मी है। तो स्वाभाविक है कि जब मानव बल की कमी है तो अपराध पर नियंत्रण भी प्रभावी नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी यह है कि सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त किया जाए। जरूरी यह है कि राष्ट्रीय औसत के आसपास कम से कम पहले पुलिस मानव बल को पहुंचाया जाए। किसी भी थाना को आमतौर पे 1 लाख रुपए सरकार कंटीजेंसी फंड देती है
यानी उससे उस 1 लाख रुपए से उसे कुर्सी टेबल खरीदने, उसका मरम्मत करने, फ्यूज बल्ब बदलने, जरूरत पड़ने पर बल्ब लगाने और थाना की जो बुनियादी चीजें हैं, कागज कलम कॉपी खरीदने, फाइल खरीदने में ही यह पैसा खर्च हो जाता है। हम आप जो थाना पर जाते हैं और यदि चाय आपको मिलता है तो थानेदार अपने पॉकेट से देता है। पुलिस कर्मियों से बातचीत में यह बात खुलकर सामने आई कि यदि एक थानेदार पूरी ईमानदारी से अपना काम करे और 1 रुपए भी रिश्वत न ले तो उसे वेतन का 54 नहीं महीने में बचेगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अगर एक थाना अध्यक्ष अपने हाथ से 1 रुपए भी नाजायज न ले, रिश्वत न ले, तो उसे वेतन का 54 भी महीने के अंत तक नहीं बचेगा, उसका सारा पैसा खर्च हो जाएगा। कुछ काम ऐसे हैं जो थानेदार को करने ही पड़ते हैं। अपने उच्चाधिकारियों को खुश करने की बात आप अक्सर सुनते हैं, इतना सच है यह हम नहीं प्रमाणित कर सकते, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आमतौर पर जब आप अनौपचारिक बातचीत किसी पुलिस पदाधिकारी से करते हैं तो ऊपर वाले को खुश करने, उनकी जरूरतों को पूरी करने में भी वह अपना अर्थ खर्च करता है। और दूसरी बात यह है कि सरकार तेल इनको इतना कम देती है कि वह महीने की लगभग 20 तारीख को प्रायः खत्म हो जाता है। तो महीने में 30 दिन में 20 दिन का तेल सरकार देती है और 10 दिन का तेल थानेदार को अपने पॉकेट से भराना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है कि इतना खर्च कोई भी थानेदार अपने वेतन के पैसे से नहीं करता है और नहीं कर सकेगा, नहीं करना चाहिए। तो फिर करेगा क्या? हमसे आपसे जो थाने पर पीड़ित लोग जाते हैं उनसे वसूली होती है किसी किसी बहाने, और कुछ ऐसे काम हैं जो बिना पब्लिक के जाने, बिना पब्लिक से रुपए लिए भी थानेदार कमाते हैं और वही पैसा इन चीजों में खर्च होता है। जैसे मान लीजिए कि एक आज बिहार में शराबबंदी पर बहुत फोकस है। आप किसी थानेदार से पूछिए, वह शराबी को पकड़ना नहीं चाहता। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, लेकिन सरकार का दबाव है, जनता का दबाव होता है। जब फोन जाता है, पदाधिकारियों का दबाव होता है, जब फोन जाता है तो थानेदार क्या करे? मन से वाकई में कोई भी थानेदार किसी शराबी को पकड़ना नहीं चाहता। उसकी वजह क्या है सो आपको समझा देते हैं। यदि एक थाना में मात्र एक शराबी पकड़ा जाता है तो उसके पीछे थानेदार को 650 रुपए औसतन खर्च करने पड़ते हैं। कैसे? यदि मान लीजिए कि एक व्यक्ति को शराब के नशे में पुलिस पकड़ती है तो जो प्रक्रियाएं हैं वो तो पूरी करनी पड़ती है। उसके साथ थानों को उस व्यक्ति को लेकर पहुंचाना पड़ता है जिला मुख्यालय। आने जाने का खर्च आप जोड़ लीजिए। दूसरी चीज कि एक शराबी के साथ जब गाड़ी भेजना है तो तेल नहीं है, तेल भराइएगा तो 500, 700, 800, 1000 रुपए का तेल लग जाता है। ड्राइवर चाहिए। आमतौर पे थानों में जहां 6, 7, 8, 10 ड्राइवर चाहिए वहां 2, 3, 4, 5 ड्राइवर हैं। तो ड्राइवर की कमी है तो ड्राइवर कहीं से हायर करेगा। उसके बाद उसको जिला मुख्यालय भेजना है, वहां से लाना है। यदि अपनी गाड़ी से भेजना चाहेगा तो तेल नहीं है, ड्राइवर नहीं है, इसकी समस्या है। तो आमतौर पे थानेदार करते क्या है कि किसी ऑटो वाले को पकड़ लेते हैं और उसके जरिए उस ऑटो से एक सिपाही पकड़े गए शराब के नशे में व्यक्ति को लेकर जिला मुख्यालय पहुंचाने जाता है और उसी ऑटो से वो पुलिसकर्मी लौट जाता है, उसे वहां सुपुर्द। इस पूरी प्रक्रिया में ऑटो को 500 से 700, 1000 रुपए दूरी के हिसाब से देना पड़ता है। अब आप सोचिए कि 45,000 शराबी औसतन प्रत्येक महीने पकड़े जा रहे हैं और इन पर जो खर्च हो रहा है वो थानेदार पॉकेट से दे रहा है। तो थानेदार बेईमानी क्यों नहीं करेगा? वो नाजायज इनकम क्यों नहीं करेगा? अब दूसरी बात हम बताते हैं। अगर मान लीजिए किसी थाना में एक अज्ञात शव बरामद होता है तो शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए ले आना है। इसमें जो व्यक्ति काम करते हैं उनको 1000, 2000, 2500 रुपए तक चुकता करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति प्रायः बिना नशे का सड़ा हुआ लाश तो उठाता नहीं है। पुलिस जान रही है कि शराब पी के लाश उठा रहा है, वहां उसको चुप रहना पड़ता है। दूसरी चीज है कि यदि मान लीजिए वो शराब न भी पिया है तो लाश को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाने की प्रक्रिया में शामिल होना, लाश के साथ 5 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे रहना कोई क्यों गवारा करेगा यदि उसे पैसा नहीं मिलेगा? और इसके लिए डेली वेज की जो मजदूरी तय है उससे ज्यादा लेना पड़ता है, देना पड़ता है थानेदार को अपने पॉकेट से। इसके अलावा उस लाश की वीडियोग्राफी करानी है,
फोटोग्राफी करानी है, उनको गर्मी है तो बर्फ की सिल्ली पर रखिए, उसको फिर गाड़ना है कहीं या जलाना है, तो इस पूरी प्रक्रिया में 3,000, 4,000, 5,000 रुपए खर्च हो जाते हैं। यह पैसा थानेदार को पॉकेट से देना पड़ता है। कहीं कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो वहां से शव को पोस्टमार्टम कराने में भी प्रायः थानेदार को ही खर्च करना पड़ता है, ताकि बवाल न हो, जनता पैसा मांगने पर उग्र न हो जाए। इसलिए किसी गाड़ी को पकड़ा जाता है, चाहे वो पिकअप हो चाहे ऑटो हो, उसके साथ शव को भेजा जाता है। उसका खर्च प्रायः आमतौर पे थानेदार अपने पॉकेट से देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि इतना काम थानेदार को खुद अपने पॉकेट से पैसा खर्च करके करना है, तो वो ईमानदारी से काम कैसे करेगा? जरा ये भी डीजीपी साहब बता दें, और नीतीश कुमार बता दें, तेजस्वी यादव बता दें कि जब थानेदार को घर से पैसा लगाना पड़ेगा और इतना पैसा कि उसका वेतन खत्म हो जाए, तो ईमानदार कैसे रहेगा? हम इस वीडियो में इसी प्रश्न पर आपको छोड़े जाते हैं कि क्या इस प्रश्न का जवाब सरकार, सत्ता में बैठे लोग, प्रशासनिक अमले में उच्च पदों पर बैठे लोग, डीजीपी तक दे सकेंगे? सुधार हो सकेगा? यदि आप खर्च पॉकेट से ही करने पर मजबूर करेंगे थानेदार को, तो उन्हें ईमानदार भी आप नहीं बना सकते। ये 200% सत्य है। इसलिए इस सत्य को समझने की जरूरत है, और जब तक सत्य को हम नहीं समझेंगे, समस्या को नहीं समझेंगे, तब तक उसका निराकरण संभव नहीं है। और जब तक समस्याएं रहेंगी, पॉकेट से खर्च करने पर मजबूर रहेंगे थानेदार, तब तक नाजायज काम थानों में होते रहेंगे और थाना क्षेत्र में भी नाजायज काम होंगे। इसलिए कि जब तक कोई नाजायज काम नहीं करेगा, तो जायज काम के लिए कोई पैसा क्यों देगा? जायज काम के लिए पीड़ित से भी पैसा लिया जाता है, और इस तरह की शिकायतें थानेदारों पर निर्भर करता है। कई थानेदार ईमानदार इस श्रेणी के हैं कि वे आम लोगों से 100, 200, 500, 1000, 10,000, 5,000 रुपए नहीं लेते। आम लोगों की पीड़ा को समझते हैं और उनसे पैसा नहीं लेते, लेकिन उनका कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहां से बंधा बनाया मासिक पैसा पहुंच जाता है, और उसी के बल पर थाने चलते हैं। इस वीडियो में अब तक इतना है। आप बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करिए। आप कमेंट करके बताइए कि पुलिस से जुड़ी इस समस्या को जानकर आपको कैसा लगा, और क्या आप ऐसा मानते हैं कि थानेदार मजबूर है बेईमानी के लिए? यदि ऐसा है तो आप कमेंट करें। यदि आपको कोई थानेदार ईमानदार लगता है, तो पैसा नहीं लेता है, तो वह भी कमेंट करें, ताकि पुलिसिंग में अगर आप सुधार चाहते हैं, तो आप इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, ताकि डीजीपी का ध्यान जाए, सत्ता का ध्यान जाए। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।